स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। सॉलिड स्टेट में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। पिछले जो लेसन था उसमें हम लोग एक्चुअली पढ़े कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से हम लोग अंतर कर सकते हैं। अब जब इस चीज़ के बारे में हम लोग जान गए तो सॉलिड के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने पॉसिबल प्रकार हो सकते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला जो होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया हमारे पास एमॉर्फस। हमारे पास अब सॉलिड को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को एक तरीके से सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका ये होगा कि क्रिस्टलाइन ज़्यादा मजबूत होगा और एमॉर्फस थोड़ा कम। एमॉर्फस सॉलिड जो जनरली होता है वो टुकड़ों में पाया जाता है, वो ज़्यादा लंबा ऑर्डर में नहीं हो सकता। सबसे पहला जो है हमारे पास है ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक नमक ही देख लीजिए, नमक भी होता है क्रिस्टल जैसा। क्रिस्टलाइन का मतलब ही उसका सबसे पता चल रहा है कि क्रिस्टल की तरह कुछ इस तरीके से रहेगा। उसका एक सर्टेन शेप होगा, वो शेप एकदम डेफिनेट टाइप का शेप होता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा शेप होगा, ऐसा शेप। अगर आप नमक का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के देखिएगा तो पता चलेगा कि इस तरह से रहता है। शुगर का, चीनी का भी कुछ इसी तरीके से होता है। वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ए बी कहने का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड कुछ न्यूमरस पार्टिकल से बना हो, यानी कि सॉलिड में बना हुआ है ए बी से, मान लीजिए बना हुआ है ए बी, कुछ आइटम हो सकता है ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, एक सर्टेन ऑर्डर में बना हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे बन गया है। यानी कि कुछ आइटम जो हैं वो एक ढंग से अलाइंड है, यानी कि एक ढंग से लाइन बना के हैं यहाँ पर। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, वही चीज़ ए बी जैसे तैसे। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब यहीं पे बी ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, कोई ऑर्डर ही नहीं है। इस कारण से स्ट्रेंथन नहीं होता है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। और ये एक्चुअली ये रॉक के फॉर्म में पाया जाएगा। रॉक मीन्स एक बड़ा ढीला की तरफ भी रह सकता है, लेकिन ये जैसे तैसे, इसका शेप कुछ ढंग का शेप नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको। दूसरा है हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यही कहने का मतलब है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि ये एक अच्छे सीरीज में रह सकता है। अभी इसी तरीके से अब यहाँ पर फर्दर आगे ये सॉलिड आगे वापस से बनते जाएगा, एक अच्छा घर बना सकता है एक तरीके से, क्योंकि एक ढंग है इसका जुटने का। यानी कि फर्दर जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगा उसमें एक ऑर्डर दिखता है, एक ऑर्डर नज़र आता है। इसमें कोई ऑर्डर ही नज़र नहीं आता है। अब जैसे कि मान लीजिए ईटा कंकड़ इस तरह से रखा हुआ है तो फिर एक अच्छा घर का ढांचा तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ईटा कंकड़ गिट्टी मिट्टी कुछ भी कहीं भी आ गया है तो फिर एमॉर्फस सॉलिड्स उतने मजबूत नहीं हो सकते। इस कारण से शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, यानी कि ये क्या बोलते हैं, चूरन के फॉर्म में ही मिलेगा। इसे हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, बस ट्रू सॉलिड कहने के लिए नाम है उसका बस। और इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब जैसे कि ग्लास, प्रोटीन और प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की देख लीजिए, प्लास्टिक एक सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड में इसलिए गिना जाता है क्योंकि उसकी रिजिडिटी ही नहीं उतनी। अब रिजिडिटी नहीं है, जैसे तैसे, यानी कि उसमें जो ऑर्डर होता है ये बना हुआ ही रहता है, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। प्रोटीन भी हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अक्सर पुराने बिल्डिंग में आप लोग ध्यान से देखे होंगे, जो ग्लास जो होता है नीचे की ओर मोटा हो जाता है, ऊपर की ओर पतला रह जाता है। इस कारण से ढक ढक करने लगता है, यानी कि हवा चलेगा तो फिर आवाज़ आता है। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि इस तरीके से। अब शेप उसका इस तरीके से हो जाता है ग्लास का, क्यों, ये ऊपर वाले पार्टिकल जो हैं नीचे आने लग जाते हैं, इसमें फ्लूइडिटी आ जाती है थोड़ी सी, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है फ्लूइडिटी, यानी कि वो मूव कर सकता है। अब क्या है कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नीचे का mg लग रहा होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, इसी कारण से ये मॉलिक्यूल ऊपर से लेकर नीचे आने का कोशिश करता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए NaCl, नमक को ले सकते हैं, KCl, ZnS, Au, Ag। जैसे कि हमारा जो सोना होता है, सोना चांदी भी, उसका एक सर्टेन शेप होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके एटम्स एक प्रॉपर वे में अलाइंड होते हैं, एक ढंग होता है, और वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है इसी के बीच में। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, जैसे तैसे कोई भी कहीं भी अलाइंड है, इस कारण से इसमें किसी भी प्रकार की मजबूती नहीं होती। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी का मतलब ये होता है शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब किस प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी को सबसे पहले समझिए। ये हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं किसी भी सॉलिड के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जैसे कि अब हीरा ले लें, अब हीरा के ऊपर अगर हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, लाइट घूम जाता है, यानी कि लाइट बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है, उसका टेंडेंसी होता है उसको डिफ्रैक्ट करने का, यानी कि लाइट डिफ्रैक्ट हो जाता है, ये उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेंडेंसी हुई। अब हीरा को मारिएगा हथौड़ा से तो हथौड़ा टूट जाए, हीरा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इससे पता चलता है, ये देखिए, ये जो फर्दर कार्बन यहाँ पे अलाइंड होता है वो 3D फॉर्म में अलाइंड होता है, इस कारण से इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये डायमंड के केस में 3D फॉर्म में होता है, तो 3D फॉर्म में होने के कारण इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी 3D स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी एक प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी आती है डायमंड का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि NaCl को अगर पानी में डाल दें तो कह देते हैं, अगर सॉल्ट को डाल देते हैं तो सॉल्ट के डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये आयंस में ब्रेक करता है, और आयंस के कारण ये इसके कारण से ही करंट का फ्लो पॉसिबल हो जाता है ये वाटर में जब तक कि कुछ इम्प्योरिटी ना हो मिनरल्स के फॉर्म में, तब तक वो कंडक्टिव नहीं होगा। तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अब यही प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट शो करे तो उसे कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, और जो सेम शो करे उसे कहते हैं आइसोट्रोपिक। अब ये कहने सुनने में तो अजीब लग रहा होगा कि अरे एमरफस सॉलिड कैसे हो गया, क्योंकि इसका सबसे पहला बात तो अरेंजमेंट ढंग का नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मॉलिक्यूल अलाइंड है। लेकिन अगर ध्यान से सोचें, हम पहले ही कहे इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, तो बात करेंगे इतना ही दूर का, इतना दूर आगे का बात ही नहीं होगा, आगे का नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से अलाइंड है उसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि लगभग जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर तरीके से अलाइंड रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बदलता नहीं है एमरफस के केस में, ना ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर प्लास्टिक ले लें तो प्लास्टिक को इधर तीरेंगे तो तभी उतना ही ताकत लगेगा, इधर खींचिएगा तभी उतना ही ताकत लगेगा, वो चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर जगह का सेम ही रहेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सेम ही रहेगा, कंडक्टिविटी भी सेम ही रहेगा। उसी तरीके से ग्लास को आप देख सकते हैं, ग्लास भी लगभग हर जगह पे इसका स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा, यहाँ पे मारिए तब भी टूटेगा, यहाँ पे मारिए तब भी टूटेगा। अच्छा, तो यही बात है इसके आइसोट्रोपिक होने का, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज होता है, इस कारण से ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, यानी कि वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी इसकी वही रहेगी कंडक्टिविटी की, यहाँ भी इसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, एक सर्टेन लेंथ ले लें अगर किसी भी ग्लास का, तो इसका आंसर उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। एनाइसोट्रोपिक ये क्यों होता है, अब तो ये रेगुलरली अलाइंड होता है, शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि इसका अलाइनेशन इस तरीके से, यहाँ पर ये रेगुलरली अलाइन दिख रहा है, आगे जाइए तब भी रेगुलरली अलाइंड ही दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके बीच का दूरी, अब ये मॉलिक्यूल के बीच का दूरी क्या बढ़ गया, अब आगे बढ़िएगा तब घट सकता है, फिर आगे तो बढ़िएगा फिर बढ़ सकता है, घट सकता है, फिर हम इसको इक्वली अलाइंड कहते हैं, प्रॉपरली अलाइंड कह रहे हैं, यानी कि आप उसका एक कुछ हिस्सा लीजिए, वो हिस्सा को देखिएगा तो पता चला कि इस एरिया में उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब है, इस कारण से यहाँ पर इसकी टेंडेंसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा दूर जाने पर अगर ये मॉलिक्यूल का डिस्टेंस अगर बढ़ जा रहा है, इस कारण से कहेंगे इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ घट गया, इसके बीच का बॉन्डिंग जो है वो घट गया, इसी कारण से थोड़ा सा आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता था इसलिए हम छोटा हिस्सा को ही मान कर रख देते थे, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि पूरी तरीके से ए बी आगे ही चलते चल जाएगा, थोड़ा तो ये मॉलिक्यूल्स अपने कभी करीब आएंगे कभी थोड़ा दूर जाएंगे। अब इसको एनाइसोट्रोपिक इसलिए कहेंगे क्योंकि अब चूंकि मॉलिक्यूल का एलाइनेशन डिफरेंट डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ और है, यहाँ पे इसका इधर कुछ और है, इस कारण से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, इसी कारण से हम इसको एनाइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं, और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।